बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर कश्मीर की सूरत हाल पे बात करेंगे। पाकिस्तान सिफारती सतह पे भरपूर कोशिशें कर रहा है कि दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया जाए। UN सलामती कौंसिल का एक इजलास हुआ चीन के कहने पर, और वो पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इंडिया की जानिब से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि कश्मीर की खसूसी हैसियत के हवाले से इंडिया का ये इंटरनल इशू है और इंडिया इंटरनल मामलात में किसी को मुदाखलत नहीं करने देगा। लेकिन वो तमाम नैरेटिव जो है आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया जब UN सलामती कौंसिल में बंद कमरा इजलास हुआ और इसमें कश्मीर की सूरत हाल पर डिटेल ब्रीफिंग दी गई। इससे ये वाज़ेह हो गया कि कश्मीर बायलैटरल इशू है और इसका UN की रेजोल्यूशंस जो मौजूद हैं उसके मुताबिक इसका सोल्यूशन होना चाहिए। चाइना की वाज़ेह तौर पर सपोर्ट जो है पाकिस्तान के हक में आई। चाइना ने ये मीटिंग कॉल करने की रिक्वेस्ट की थी और फिर ये मीटिंग हुई और पाकिस्तान देख रहा है कि जल्द से जल्द जो है UN जनरल असम्बली का इजलास हो और कश्मीर के हवाले से। इसके अलावा जो सिफारती सतह पे हमें कामयाबियां हुई हैं उसमें रशिया के नायब फॉरेन मिनिस्टर की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं और हम ये चाहते हैं कि इस मामले का पुरअमन तौर पे हल निकाला जाए। इससे पहले ये सरप्राइजिंग ट्वीट इस तरह से है क्योंकि रशिया जो है अपने हथियार फरोख्त करता है इंडिया को, और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि रशिया भी इस मामले को में पाकिस्तान के सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं तो किसी ना किसी तरह न्यूट्रल स्टांस रखेगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ये भी हुई। चाइना और रशिया का हमें वोट किसी ना किसी हद तक हासिल हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस तमाम सूरत हाल पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी फ़ोन किया और एतमाद में लिया। सिफारती सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। DGISPR और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सिफारती कामयाबी के हवाले से आगाह भी किया। और DGISPR का कहना है कि मकबूजा कश्मीर इस वक्त जेल की एक हैसियत इख्तियार कर गया है और किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा। जेल की हैसियत इस तरह से भी इख्तियार कर गया कि मकबूजा कश्मीर में अब जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी वहाँ पे मूवमेंट कोई ज़रा सी होती है तो वो उन्हें पकड़ के जो है बंद कर देते हैं। और अब इतलात ये आ रही हैं कि जेलों में नहीं बल्कि सरकारी दफातर में उन लोगों को बंद किया जा रहा है। इससे पहले हुर्रियत की जो है लीडरशिप हम देख रहे हैं, कश्मीरी रहनुमा जो है उनको पहले ही जेलों में डाल दिया गया है। एक कर्फ्यू नाफिज था, बुरी सूरत हाल थी, मवासलाती राब्ता मुनक़ता था और ये तमाम ग्राउंड जो हैं UN के बंद कमरा में जो इजलास हुआ है उसमें उठाए गए हैं कि भारत जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखते हैं अब ये मामला क्या सूरत इख्तियार करता है। अलबत्ता भारत की जानिब से भी उनके डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या एस्केलेशन के चांसेस हैं और ये मामला कितना प्रोलॉन्ग होगा, कब तक चलता रहेगा, इस पर आज बात करेंगे। दूसरा UN की में जो ये इजलास हुआ है ये पाकिस्तान की सिफारती कितनी बड़ी कामयाबी है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे डॉक्टर रिफत हुसैन, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ सैरिश कमर साहिबा जो हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की में मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। और साथ हमारे जनरल तारिक रशीद साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद होंगे। आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का शुक्रिया। UN की पहले काफ़ी करारदादें मौजूद हैं, अब अगर UN कोई करारदाद पास करता है तो उसका क्या असर होगा, डॉक्टर रिफत साहब से जानते हैं। जी देखिए, वो करारदाद नई पास करने के लिए आपको फुल फ्लेज सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसको हम फॉर्मल सेशन कहते हैं, वो बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने उसके लिए रिक्वेस्ट भी की हुई है। उसके अंदर कुछ प्रोसीजरल डिले भी है, लेकिन अगर वो इजलास हो जाता है तो वो इस इजलास से, जो कि एक इनफॉर्मल और कंसल्टेटिव इजलास था, उससे बहुत मुख्तलिफ होगा। तो उसके हवाले से अगर वो इजलास हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ टेकन अप द इशू ऑफ कश्मीर एंड द इंडियन रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज ए फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच रिक्वायर्स डेलिब्रेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये अगर वो इजलास हो जाता है, और मेरा डॉक्टर साहब कितनी उम्मीद है आपको कि वो इजलास हो जाएगा? मेरे ख्याल के अंदर हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा कि वो इजलास ना हो पाए। और ये जो कंसल्टेटिव इजलास था, इसके लिमिटेड मैंडेट के बावजूद भी हिंदुस्तान ये चाहता कि ये डिस्कशन भी ना हो, ताकि दुनिया के सामने वो अपना जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जो कि टोटली फॉल्स नैरेटिव है, जिसकी किसी किस्म की कोई भी इंटरनेशनल रेजोनेंस या ट्रैक्शन नहीं है, कि ये जो उन्होंने किया है ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर इंडिया ये इस्तदलाल लेके आगे चलेगा
तो उसके होते हुए भी अब एक तो सेशन हो चुका, उसके बाद अगर फुल फ्लेज इजलास होता है तो मेरे ख्याल के अंदर ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। और वो इजलास, उसके अंदर क्या फ़ैसला होगा, क्या रेजोल्यूशन होगी, उसके अंदर क्या उनके, तो वो उसके अंदर एक स्टेटमेंट भी आपको आएगी। तो उस स्टेटमेंट को कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है वो तो डिपेंड करेगा पाकिस्तान की एग्रेसिव डिप्लोमेसी के ऊपर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई है इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट ये होगा कि विच विल के दैट सिक्योरिटी काउंसिल विल रिमेन सीज्ड ऑफ द मैटर। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमती सतह की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। जन साहब, हम बात कर रहे थे पहले पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि LOC पे जो फायरिंग होती है इसका बेसिकली एक मोटिव ये भी होता है कि कश्मीर के इशू से, जो कश्मीर में आप कह सकते हैं कर्फ्यू नाफिज है, उससे तवज्जो हटा के LOC पे आए और पूरी दुनिया फिर उस इशू पे लग जाए कि ये एस्केलेशन हो रही है, ये वॉर होने लगी है, तो कश्मीर का इशू किसी तरह वो जो कर्फ्यू लगा हुआ है या वो वहाँ जो हालात हैं वो दब जाए। किस हद तक ये नैरेटिव दुरुस्त है? देखिए, मेरे तो ख्याल में अगर कश्मीर LOC का अगर वहाँ पे वायलेशन होती है, जो कि वक्तन फ़क्तन होती रहती है, बट उसमें अगर एस्केलेशन आ जाती है, एक बढ़ोतरी बढ़ जाती है, तो वो भी लिंक्ड है कश्मीर की सिचुएशन से। अगर वो इंटरनेशनली आप उसको हाईलाइट करते हैं, वो इंटरनेशनली फोकस में आ जाती है, तो उसका डायरेक्ट लिंक्ड इफेक्ट होता है जो कि एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं कश्मीर के अंदर। तो हमें उसको भी एक अपने एक मंसूबे के तहत उसको हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज एक LOC है, उसकी एक सैंक्टिटी है और इंडिया को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा, एस्केलेशन की अगर बात करें तो कितने चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? आपने सर्व भी किया हुआ है, तो हम एक टेंटेटिव मेजर्स हमारे पास होते हैं कि यार कन्वेंशनल वॉर हुई तो क्या करना है, हमारी कितनी कैपेबिलिटी है इस हवाले से? हमारी कैपेबिलिटी, जैसे हमारे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर वो पत्थर मारेंगे तो हम ईंट का जवाब देंगे। वो हम खुद स्टार्ट नहीं करते हैं किसी किस्म की प्रोवोकेशन, बट अगर वो फायरिंग करके हमारे सिविलियंस को या हमारे फॉर एग्जांपल मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते हैं तो हम उसका प्रॉपर जवाब देते हैं उसको, जिसे हम इस्तिलाह में कुट प्रोको कहते हैं। एक ऐसा उसको जवाब देते हैं कि उनको पता चले कि दोबारा वो इस किस्म की जरूरत ना कर सके। बिल्कुल। सरिश साहिबा, UN की करारदादों के हवाले से बात हुई तो पहले भी कश्मीरियों का स्टांस था इसके हक में, और अगर अब कोई करारदाद पास हो जाती है तो उसको आप लोग किस तरह से इंटरप्रेट करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी UN की जो गुज़िश्ता कुछ सालों में जो उनकी रेजोल्यूशंस हैं, 10 के करीब उनकी 10 से 12 तक उनकी रेजोल्यूशन मौजूद है। पहले तो ज़रूरी ये है कि इंडिया को उसके ऊपर अमल दरामद करने पर जोर दिया जाए। UN सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, वो इदारे हैं पूरे वर्ल्ड में अमन कायम करने के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, अगर कश्मीर के अंदर अमन नहीं होगा, कश्मीर के अंदर अगर कशीदगी होगी तो खित्ते का अमन दाव पे लग जाएगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमारी पूरी जो वर्ल्ड है उसको, कि अगर कश्मीर के अंदर कशीदगी बढ़ती है, वहाँ पर पैलेट गन्स यूज़ होती हैं, वहाँ पर जनाजों पर फायरिंग होती है, वहाँ पर जुमा अदा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर स्कूल जाने वाली बच्चियाँ जो हैं जिनके कंधों पर बसते हैं, उनको जो है वो उनके सामने उनके भाइयों को, उनके माँ बाप को शहीद किया जाता है, तो फिर कहीं पे भी अमन नहीं होगा। अगर हम पूरे खत्ते में अमन चाहते हैं तो हमें इस मसले पर अपना एक वाज़ेह इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टांस लेना होगा। पहले भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिया था जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा लेकर गया था, और जो पहले की करारदाद है, इंडिया की जो सबसे बड़ी मक्कारी है वो यही है कि इंडिया कभी भी तैयार नहीं होता टेबल टॉक पर रहने का। और मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया को हमने यही सोचा कि हम उसको टेबल पे लाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इसी दरमियान में उनको वक्त मिला और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हमने उनको वक्त दिया है। अगर हम तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझ जाती कि ये बायलैटरल इशू नहीं है, इसमें कश्मीरी भी एक फरीक है। एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का सपोज का अगर इजलास नहीं होता तो पाकिस्तान के पास ये एक फॉल बैक पोजीशन के तौर पे UN जनरल असम्बली के इजलास को भी बुलाने की सख्त ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि जब 1950 के अंदर कोरियन वॉर हुई थी, उसके अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया जो रशियन एम्बेसडर था, सोवियत एम्बेसडर था याकूब मलिक, वो जब वापस आया तो उन्होंने वीटो कर दिया। तो वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्शन जो था वो ब्लॉक हो गया।
उसके हवाले से वो उस वक्त एक यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसके तहत जनरल असम्बली को ये इख्तियार दिया गया था कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी वजह से डेडलॉक पैदा हो जाता है तो वो फिर यूएन जनरल असम्बली वो अमन के लिए वो अपनी कोशिशों की जिम्मेदारी वो ले। तो वो पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन भी मौजूद है, और यूएन जनरल असम्बली के इजलास की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर वन वोट और वो वन कंट्री वन वोट का एसेस है, उसके अंदर वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये अपनी अग्रेसिव डिप्लोमेसी के तहत ये सेकंड और बैक के तौर पे एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे ये यूएन जनरल असम्बली के इजलास को बुला के कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर ये ऑप्शन पाकिस्तान को ज़हन में रखनी। डॉक्टर साहब, ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, वॉर सोल्यूशन नहीं है। वॉर सोल्यूशन नहीं है तो हमारे पास रास्ता बचता है मुज़ाकरात का, टेबल टॉक का, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर का। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को आइसोलेट नहीं करेगी क्योंकि ट्रेड बहुत बड़ा है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। देखिए ये भी इंडिया के एक नैरेटिव का एक हिस्सा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारी बात नहीं सुनती है। मैं डू यू थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी सैंक्शंस लगा देगी? देखें, हुकूमतों की हद तक तो इंडिया की बात सही है, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो भी वोटर्स के जरिए आई हैं ना। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर आइदर डेमोक्रेसीज और दे आर ट्राइंग टू बिकम वन। तो जिसके अंदर जो वोटर की जो सोच है, जो आम आदमी की जो सोच है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कॉल देते हैं कि जो भी इस वक्त कंज्यूमर मौजूद है वो इंडियन गुड्स का बायकॉट कर दे, इंडियन लॉबिंग करने की चावल ना खरीदे, या जो और बहुत से इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया जो है वो कश्मीरियों के हवाले से भी वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। वो इतने मकार और इतने क्लेवर बिजनेसमैन हैं कि वो जो एड्स बनते हैं सर बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो वो अगर एक कॉल जाती है कि इंटरनेशनली बायकॉट किया जाए, इकोनॉमिक बायकॉट की एक मूवमेंट चलाई जाए कि इंडियन गुड्स का बायकॉट करें, तो यू आर हर्टिंग डायरेक्टली द इंडियन इकोनॉमी एंड दैट्स। तो पाकिस्तान को सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसके कितने % चांसेस हैं अगर ऐसी मूव भी हो? देखिए, हमने कभी ट्राई नहीं किया ना, हमने कभी कॉल इश्यू किया है हमने इस किस्म का। तो जो मेजर्स हमने ट्राई नहीं किए, अब इस वक्त अनयूजुअल सिचुएशन को डील करने के लिए हमें उन मेजर्स को जो है वो एक्टिवेट करना होगा, उन मेजर्स के हवाले से एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी है टू कन्विंस इंडिया टू नॉक ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो सारी के सारे हरबे जो है वो नाकाम हो चुके हैं या उनकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं। तो व्हेन वी आर डीलिंग विद एन अनयूजुअल सिचुएशन, तो उसके लिए आपको अनयूजुअल मेजर्स लेने पड़ते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, कश्मीर की सूरत हाल पे बात होगी। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है कश्मीरियों पे। कैसे देखते हैं चाइना के इस रिस्पांस को? क्या पाकिस्तान ने हरकत की है? शाह महमूद कुरैशी उधर गए हैं और फिर चाइना ने कहा है यूएन का इजलास बुलाया गया, तो किस तरह से ये पूरी डेवलपमेंट देखते हैं आप? देखिए, चाइना हमारे साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कश्मीर को आप देखें तो जम्मू का इलाका है, वैली है, लद्दाख का इलाका है, और उसमें थोड़ा सा इलाका जो है चीन का भी शामिल है, जिसको इंडिया फॉर एग्जांपल इस लेजिस्लेशन के साथ अपने साथ उसने डिक्लेयर करवा लिया है। तो चीन का भी, जैसे हम इफेक्टेड हुए हैं, चीन भी किसी हद तक उस तरह से इफेक्ट हुआ है, और चीन बिल्कुल हमारे साथ खड़ा हुआ है। और उसके साथ रशियन भी जो स्टेटमेंट आई है उनके फॉरेन ऑफिस लेवल से, वो भी पाकिस्तान के बड़े हक में आई है, और इंडिया के एटलीस्ट हक में नहीं गई है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ट्रंप से बातचीत की है, और जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था तो ट्रंप साहब ने उनको मतलब खुद ऑफर की थी मीडिएशन की। तो जनरली इंटरनेशनल जो इस वक्त एनवायरनमेंट है वो पाकिस्तान के फेवर में है, और जैसे हमने इसका देख भी लिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ना हो जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इंटरनेशनली आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑटोमेटिकली मोदी साहब ने ये एक स्टेप लेके इसको इंटरनेशनल एक फेम दे दी है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह से एक प्रेशर बिल्ड करके इंडिया पे वो जो मोदी साहब करना चाह रहे हैं वो उनको नहीं करने देना चाहिए, और वो नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अभी मेरी बहन ने कहा
कि 70 साल से उन्होंने तकरीबन 8 लाख फौज अंदर डाल के मकबूजा कश्मीर में उसको कंट्रोल करने बर्बरियत कर रहे हैं। बिल्कुल, अब 2 लाख रिपोर्टेडली और लोग आ गए, तो 10 लाख फौज से वो मतलब वैली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि इंसान किसी जबर के खिलाफ खड़ा हो जाए उसको आप डिले तो कर सकते हैं, मुस्तकिल तौर पे दबा नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो इस तरीके से कश्मीर के मुसलमानों को एक पार्लियामेंट से एक्ट पास करवा के वो कंट्रोल कर सकता है। मेरे ख्याल में कश्मीर इंडिया के हाथ से निकल चुका है। यू आर सेइंग कि अभी जो कर्फ्यू हटेगा, कभी ना कभी तो कर्फ्यू हटना ही है, तो उसकी रिटेलिएशन जो आएगी, उसकी बड़ी स्वे रिटेलिएशन आएगी, बिकॉज वो लोग इंडिया के हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त जो जनरेशन है उनके वालदैन की उसमें डेथ हुई है, उनको मारा गया है, वो कैसे भूल सकते हैं? इंडिया के हाथ में उनका खून है। और जैसे डॉक्टर रिफत साहब अभी कह रहे थे, हमें इस चीज़ को मीडिया बड़ा पावरफुल टूल बन चुका है, उसको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली हाईलाइट करना चाहिए कि ये कर रहे हैं, और एक स्पोर्ट बिल्डअप करनी चाहिए ताकि जो ये इंडिया वहाँ करेगा वो ना कर सके। बिल्कुल, इस वक्त उन लोगों को नहाते जो है बच्चे, औरतें, मर्द, उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, और हमें आखिरी हद तक जाना होगा उनको सपोर्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब, रशिया का रिस्पांस काफ़ी सरप्राइजिंग था। इंडिया और रशिया के काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये रिस्पांस जब रशिया की तरफ से आया तो इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं, पस मंज़र क्या है? देखिए, जो रशिया पुराने ज़माने में जो जिसको हम USSR कहते हैं, उसकी सियासत जो है वो जियो पॉलिटिक्स के ज़रिए घूमती थी। तो अब वो ना जो नया रशिया है या जो मॉस्को की नई डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी है, उसके तहत वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा बनाना चाहते हैं, और उनको भी ये एहसास हो गया। वो हम कहते हैं ना कि हाय हुजूर पशेमा का पशेमा होना, तो वो भी उनको एहसास हो गया कि उनकी पॉलिसी गलत थी। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को कोई भी मुल्क सपोर्ट नहीं करता, कोई भी मुल्क जो कंडोन नहीं कर सकता। मैडम, अभी थोड़ी देर पहले रिटेलिएशन की बात हुई, कर्फ्यू जब हटेगा क्या रिटेलिएशन होगी? आप चूंकि वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये जब कर्फ्यू हटता है तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका एक छोटा सा कंपैरिजन ज़रूरी है। आप आज़ाद कश्मीर को देखें कि अभी जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में 2 दफ़ा ये रिपोर्ट आई है, इस साल भी और पिछले साल भी, इंडिया ने उसको भी कंडेम किया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल, उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि वहाँ पर जो काले कानून नाफिज हैं, वहाँ पर जो इंडियन फोर्सेस जो है उन्हें इम्यूनिटी हासिल है कि वो जब चाहे जो है वो सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं। तो जब कर्फ्यू नहीं है, कर्फ्यू की कंडीशन नहीं है, आम हालात में वो किसी भी घर में घुसते हैं और सर्च ऑपरेशन के नाम पर वहाँ पर मौजूद ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग किसी को नहीं बख्शते, जिसको चाहे वो मार सकते हैं। और एक और कानून जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया ने अभी उनको अपने इंडियन फोर्सेस को दिया है, वो ये है कि पहले ये होता था कि जो भी वहाँ पर कैदी होते थे, जिस तरह यासीन मलिक साहब हैं, जितने भी हमारी हुर्रियत रहनुमा हैं, उनको वहीं पर कैद किया जाता था। अब उन्होंने ये कर दिया है कि उन्हें जो है वो इंडिया के अंदर वहाँ उनको कैद किया जाता है। वो भी सिर्फ किस लिए कि जब उन हुर्रियत रहनुमाओं को इंडिया की जेलों में रखा जाएगा तो उनके प्यारे आकर उनसे मिल नहीं सकेंगे। ये भी एक मेंटल टॉर्चर है, ना कोई उनको बता सकेगा। फैक्ट फाइंडिंग मिशन की बात करें तो आज़ाद कश्मीर, मैं यहाँ आज खड़ी होके अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और अभी तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि सरकारी इमारतों में उन्होंने कैदी भरना शुरू कर दिए हैं। मतलब जेल से ज़्यादा सरकारी इमारतों की में आप वो लोगों को पकड़ रहे हैं जो वहाँ पे ज़रा सी मूवमेंट करता है उसे पकड़ के सरकारी इमारतों में बंद कर देते हैं। देखिए, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इंडिया ये चीज़ समझता है, उसको ये इस चीज़ का इल्म है, तभी उसने ये काम किया है। क्योंकि वो कहता था ना कि हमारा मकबूजा कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अटूट अंग हिस्सा है हमारा, अगर वो उसका हिस्सा होता तो उसे इतनी वायलेशन और इतनी कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप हिस्ट्री को अगर देखें, जब जब कर्फ्यू लगा है उसके बाद जब शहादतें आप देखें, अभी भी वहाँ पर अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, वहाँ पर हाफ विडोज मौजूद हैं, यानी पहले के मसाकर जितने हुए हैं उसकी वहाँ पर अभी भी बाकियात और सबूत मौजूद हैं। तो अब इसमें जब इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है, इंतहा पसंदी की हद है, वहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी इंडिया विद इन द इंडिया जो है वो सेफ़ नहीं है। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं,
जहाँ पर कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, और उनको मेंटल टॉर्चर करके उनको घरों से घसीट कर स्कूलों में, कॉलेजों में। और आप ये देखें कि जब ये आईनी तरमीम करनी थी उससे 2 दिन पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो ये चीज आप करेंगे तो उसका कितना हाई और कितना जो That was a part of Modi's election campaign as well. मोदी ने ये पहले एजेंडा रखा हुआ था। सर, इंडिया जो कर रहा था बलूचिस्तान में, हमने देखा कि रॉ के एजेंट्स भी पकड़े गए और वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ करा रहा था। पाक फौज की जानिब से मुसलसल आगाही भी फराम की जा रही थी कि इंडिया जो है बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ करे। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के अपने अंदर से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आप करते हैं वैसे भरते हैं, बड़ा सिंपल था कि तो जैसा करना वैसे भरना, तो इंडिया ये करता रहा है। बट जैसे हमारे बलूचिस्तान के लोग, मैं खुद बलूचिस्तान में रहा हूँ, वो इतने ही मुहब्बे वतन है जैसे पाकिस्तान का दूसरा कोई शहरी है। और हमारे पास प्रूफ है कि वो हमारे इंडिया में उन्होंने कैंप्स बनाए हुए थे, ट्रेनिंग कैंप्स, और इस तरीके से बैठ के अफगानिस्तान के बाद इलाकों में। तो ये इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं। बट ये जो अभी जैसे बातचीत हो रही थी कि आप देखें, इंडिया बड़े प्राउडली कहता था कि इट इज़ द लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड सेकुलर स्टेट इन द वर्ल्ड। वो बड़ा एक्सपोज हो गया है। अब ये इंटरनेशनली आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं और लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली कि वो तो हिंदू एक देश की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है कि इंडिया इज फॉर इंडियन, फॉर द हिंदूज। तो ये चीज़ उसके एक इंटरनेशनली जो एक ग्लोबल पावर बनना चाह रहा था, वो उसको बड़ा अंडरमाइन करेगी और उसको बड़ा इफेक्ट होगा इस चीज़ को। और जो आप बातचीत कर रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा कि 10 लाख फौज से वो कश्मीर वैली को कंट्रोल नहीं कर सक रहा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंडियन जो फोर्सेज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, उनका मोराल भी बड़ा इफेक्ट हुआ है। जो सोशल मीडिया पे हम पिक्चर देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनके आगे खड़े हुए और इस चीज को रिटेलिएट कर रहे हैं, पत्थर से जवाब दे रहे हैं। और इंडियन हमने देखे सोल्जर वो शाय अवे कर रहे हैं बिकॉज उनको अंदर से पता है कि ये गलत कर रहे हैं। और फिर ऐसी भी सोशल मीडिया पे खबरें आई और पिक्चर्स वीडियोस आई हैं कि हिंदू ऑफिसर्स ने, सिख ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया। दे हैव रिफ्यूज्ड कि हम फायर नहीं करेंगे नहाते लोगों पे। तो आप देखेंगे वक्त के साथ साथ ये एक बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा इंडिया। सर, उनके मोरल की बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे जो कश्मीरी है उसका पैट्रियोटिज्म कितना है, वो किस तरह टेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम बंद कमरे में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं तो अलग बात है, और गोली के आगे खड़े हुए या इंडियन फोर्सेस के आगे खड़े हुए पाकिस्तान जिंदाबाद कहना या पाकिस्तान का झंडा लहराना इटसेल्फ कितना बड़ी चीज़ है। और आप देखें कि वो कितना फोर्सफुली कर रहे हैं और नहते हो कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं और इंडिया के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं वो करके। तो आप इसको इंडिया किसी हद तक डिले तो कर सकता है बट फॉरएवर कंट्रोल नहीं कर सकता। नाज़रीन, यूएन की बहुत सारी करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अगर ये इजलास होता है और कोई करारदाद पास होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, फिर इसका आंसर लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है कश्मीरियों पे। बात को आगे बढ़ाएंगे। जनरल साहब, किस तरह से इंडिया मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ सकता है? अगला दूसरा ऑप्शन ये था हमारे पास कि मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ आ जाए, तो वो किस तरह से बैठ सकता है? किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि दो राइवल्स जिनके दरमियान अभी इतनी टेंस सिचुएशन है और कोई एक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और वो एक टेबल पे आके कोई ऐसा डिसीजन लें जिससे अमन कायम हो जाए? देखिए, अगर तो इंडिया जो उन्होंने एक्शन किए हैं अगर उसमें वो कंफर्टेबल है और अगर वो इफ दे आर एबल टू कंट्रोल सिचुएशन इन द वैली, तो कभी मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आएंगे। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि इंडिया उस वक्त नेगोशिएशन टेबल पे आता है जब उन पे प्रेशर हो या थोड़ी सी उनमें वीकनेसेस हो। तो अगर हमें मोदी साहब का डिज़ाइन, उनकी गेम प्लान समझ आ गई है तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है उनका डिज़ाइन को डिस्टर्ब करना या वो जो करना चाह रहे हैं वो ना कर सकें। मेरे ख्याल में जैसे डॉक्टर रिफा साहब ने कहा, एक फोरम इंटरनेशनल है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएन जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा हमारे पास OIC का प्लेटफॉर्म है। बट जैसे बातचीत हुई कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो हमने पिछले 70 साल में नहीं की। फॉर एग्जांपल, ऐसे मुसलमान ममालिक कि जिनके साथ इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, UAE है, कतर है,
और ममालिक हैं तो जिनसे हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और हमें उस पर पूरे तरीके से उनसे बातचीत करके इस ऑप्शन को सर, लेकिन पिछले दिनों सऊदीया की इंडिया के साथ डील, देखिए जो भी है ना वो मीडिया में आ रहा है, अगर ऐसी बातचीत है तो ये बातचीत की जा सकती है, ठीक है, तो मतलब ऐसे मौकों पे ही दोस्ती टेस्ट होती है। तो वो आप मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा कि वो ममालिक जो इंडिया पे प्रेशर डाल सकते हैं बायलैटरली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हमें वो ऑप्शन देखनी होगी और उनसे बातचीत करके हमें उन पे एक प्रेशर बिल्ड करना होगा। और उसके अलावा जी उसके बाद साथ साथ देखें डोमेस्टिकली भी एक इंडिया में भी एक सेन ऑडियंस है, वहां के अंदर से भी आवाजें मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ रही है, बिल्कुल सिक्स उठ के खड़े जब इंटरनेशनली OIC लेवल पे और रीजनली एक प्रेशर बिल्ड होगा तो मोदी गवर्नमेंट को ये बात सुननी पड़ेगी। और जब वैली से उनके खिलाफ ये आवाज़ खड़ी होगी, उनको सेटबैक्स होंगे, रिवर्सेस होंगे, कश्मीरी स्ट्रगल के हवाले से उनकी फौज के खिलाफ पाकिस्तान से एक आवाज़ उठेगी तो एक प्रेशर बिल्ड होगा, तो वो डेफिनेटली अल्टीमेटली उनको वो आना पड़ेगा नेगोशिएशन। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक नुक्ता उठाया जिसमें बात की गई कि कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, उनसे अगर हम बातचीत करें कि यार आप ट्रेड कम कर दें, तो इज़ इट पॉसिबल? दूसरी बात ये, क्या हमें इनकी तरफ देखना चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट अमेरिका को अप्रोच करना चाहिए? इमरान खान साहब पहले भी फ़ोन कॉल कर चुके हैं और सारे मामले पे ट्रंप साहब को उन्होंने लिया है, एतमाद में लिया है, तो हमें किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया की ज़रूरत है जिसको हम स्ट्रेटेजिक रीथिंक कहते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि इन बदले हुए हालात के तनाज़ुर में पाकिस्तान का कौन दोस्त है, पाकिस्तान का कौन दोस्त नहीं है। जो लोग दोस्ती का दावा करते हैं उनको टेस्ट करें आप कश्मीर के इशू के ऊपर। देखिए ना, आप कश्मीर के इशू को टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पे ना देखें, ये एक इंसानी मसला है और वो जिस किस्म के वायलेशन या जुल्म के साथ कोई भी मुल्क जो है वो खड़ा नहीं होना चाहता। तो ये इंडिया के जुल्म की जो दास्तान है, ये नैरेटिव का, हमारे एक नैरेटिव का हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान हैज़ टू मेक सम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कि हम किस हद तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और ये सिर्फ, लेकिन वो कब करेंगे हम? देखिए ना, टाइम इज रनिंग आउट। देखिए ना, टाइम तो रनिंग आउट है, तो इंडिया ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना। अब आपने उस सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैनेज करना है और उस सिचुएशन को रिवर्स भी करना है। तो इस हवाले से जब आप देखेंगे तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रीथिंक की ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है कार है वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव या कामयाब नज़र नहीं आता। ट्रेडिशनल तरीक़ेकार से कश्मीरी किस हद तक मुतमईन है? कितने नए मेयर्स लेने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपनी लॉबिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। आप इंग्लैंड के अंदर देखें कि हालिया अभी जो इलेक्शंस हुए थे उससे पहले भी जो लेबर पार्टी है उनकी, उन्होंने बाकायदा अपनी मैनिफेस्टो में कश्मीर को शामिल किया है। ये वहाँ पर कश्मीरियों की जीत है। क्यों? क्योंकि कश्मीर उनका वोटर है, उनकी इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है कि पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने कश्मीरी पाकिस्तानी हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। वो उनके वोटर्स हैं, उनकी इकॉनमी में जब सपोर्ट करेंगे तो उनकी बात को वो इम्पोर्टेंस देंगे। इंग्लैंड के अंदर जितने भी अभी 2 सालों के अंदर उनके अपने जो उनकी पार्लियामेंट है उसके अंदर कश्मीर जो है उसके ऊपर बहस हो रही है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो जीत है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दुश्मन से लड़ने और दुश्मन से मुकाबला करने से पहले दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमने दुश्मन को समझने में गलती की है और अब जो स्टेप लिया इंडिया ने उसमें हमें जो है वो अपने कान और अपने सारे जो हमारे हैं ना होशो हवास उसको खोल कर रखना है और अब हमें उनसे 2 जो है ना कदम आगे होकर सोचना है कि और क्या है जो इंडिया कर सकता है और उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ कि कश्मीर जो है वो किसी सूरत में टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना, पहली चीज़ हमारी है। दूसरी जो अभी हालिया रीसेंट कंडीशन जो वहाँ जीनोसाइड हो रही है, इसके लिए हमें अपनी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरी फोर्स के साथ इन्वॉल्व करना है कि वहाँ पर भाई जीनोसाइड हो रहा है, इस चीज़ को सबसे पहले रोकें। फिर जो वहाँ पर बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो वहाँ तक हमें पहुँचानी है, कैसे पहुँचानी है इसके बारे में स्ट्रैटेजी बनानी है। आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है हमारी मकबूजा कश्मीर, हमारी आज़ादी का, फ्रीडम मूवमेंट का, उसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ करनी है। और ये जो हम LOC कहते हैं ना, इंडिया ने अभी जो आईनी तरमीम की इसके बाद ये LOC नहीं है, ये सीज़ फायर लाइन है। उन्होंने खुद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म कर दिया। जब वहाँ से एस्केलेशन होती है, कुछ होता है, वहाँ पर जो शहरी आबादी को निशाना बनाना, मैं ये
मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों हम ये चीज़ डिक्लेयर नहीं करते कि इंडिया एक इंतहा पसंद मुल्क है। जब मोदी ये बयान देता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनको हम कुचलेंगे, तो हम क्यों इंडिया को इंतहा पसंद डिक्लेयर नहीं करते? वो अगर अपने एक स्पाई का केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकता है, तो हम क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन फोर्सेस के जितने हालिया एक्ट हुए हैं उन पे रिपोर्ट्स हैं, उनकी बाकायदा वीडियोस हैं, उस चीज़ को हम लेकर जाएं। हमें उनकी प्लाइट और पेन जो है कश्मीरियों की, अगर आपने हम बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन अगर आपने एक बात की कि और क्या इंडिया कर सकता है, अगर मोदी साहब का टेन्योर देखें आप तो वो वाज़े मेजॉरिटी के साथ आए हैं, एक बहुत लंबा टेन्योर है, तो ऐसे हालात तो मेरे ख्याल से रहेंगे। देखें, एक शख्स जो है जिसने वोट ही इस चीज़ के ऊपर लिया है कि वो माइनॉरिटी को कुचलेगा, तो हम FATF में क्यों नहीं इंडिया को लेकर जाते हैं? उसे टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं? वो एक वहाँ पर एक सेकुलर कंट्री थी, जमहूरियत थी, लेकिन जब उन्होंने पैलेट गन जो जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं वो कश्मीरियों पर इस्तेमाल कर डाली, जो सबसे लीथल वेपन है, तो इससे मज़ीद क्या है? वो मज़ीद यही है कि घर में घुसकर जितने भी वहाँ पर कश्मीरी रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस फ्रीडम मूवमेंट को जितना वो सप्रेस कर सकते थे वो करेंगे, और जहाँ पर एक्शन होता है उसका रिएक्शन। डॉक्टर साहब, आलमी अदालत इंसाफ में जाना कितना मौसर हो? ये देखिए, बहन की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि हम जितना भी इंडिया के अंदर इंटरनल वायलेंस हुआ है हिंदुत्व के नाम के ऊपर, इस फाशिस्ट आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर, जिसके साथ भी कभी कत्लेआम हुआ, उसकी फैक्ट शीट हम बना लें और वो फैक्ट शीट दुनिया के सामने हम पेश करें। हम क्यों नहीं करते? तो वो पाकिस्तान जो है वो अपना मुकदमा, मैं माजरत के साथ ही कहना चाहता हूँ, अपना मुकदमा कश्मीर के हवाले से जिस तरीके से इसको लड़ना चाहिए, और वो हक का मुकदमा है, ये कश्मीरियों को अपने साथ मिलाने की बात नहीं है, ये हक का मुकदमा है, और जुल्म की वो दास्तान है जो कि पिछले 70 साल से कश्मीरियों के ऊपर ख़ास तौर पे, और पिछले 9 साल के अंदर, या जो 9 साल के बाद जो हम दास्तान लिखेंगे, तो इसके अंदर ये बड़ी एक इबरतनाक और खून से भरी हुई दास्तान है। तो हम ये मुकदमा जब दुनिया के सामने रखेंगे तो आलमी ज़मीर जिसको हम कहते हैं ना, उसको झंझोड़ना है। इस वक्त वो अगर सोया हुआ है, अगर मसलतों का शिकार है, तो उसको झंझोड़ने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ये कोई हुकूमत ही अकेला काम नहीं कर सकती। वो तमाम पाकिस्तानी और वो पीपल हु केयर अबाउट दी सिविल सोसाइटी वगैरह, वो जो है वो मुझे एक जो इंटरेस्टिंग बात ही नज़र आती है कि इस इंफॉर्मेशन और इस ग्लोबल एज के अंदर, जबकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी किसी जगह पे कोई रिमोट वाक़या हो, उसकी तशहीर इतनी हो सकती है, तो हम कश्मीरियों को वो जो जुल्म सितम हो रहा है उसको इंडिया जितना भी उनकी आवाज़ को दबा ले, वो जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहिए और कंसिस्टेंटली आना चाहिए। तो हम कश्मीर का एक पेज क्यों नहीं बना सकते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हो, सिविल सोसाइटी की तरफ से हो, जिसके अंदर जो इंडिया की जो डेली बेसिस के ऊपर जो वारदात है, जो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है, उसको हम डॉक्यूमेंट कर सकें। जल साहब, एक सवाल मैंने किया था कि आलमी अदालत इंसाफ में जाना कितना मौसर होगा पाकिस्तान? देखिए, हमें हर इंटरनेशनल फोरम पे जाना चाहिए। हाईएस्ट फोरम पे आप जा चुके हैं, और वहाँ से मतलब बड़ा क्लियर टर्म में बताया गया इंडिया को कि आप ये नहीं कर सकते। तो इस तरह जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं हमें वहाँ जाना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे OIC है, और चाहे कोई रीजनल बॉडीज़ हैं, उसमें हमें ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए। ठीक से। और चाहे फॉर एग्जांपल SCO की बात आती है, वहाँ जाके जो जाए बातचीत करें, हमें एक नैरेटिव बिल्डअप करना है, एक प्रेशर उन पर डालना है, और जो फैक्चुअल है। और पाकिस्तान की इस वक्त एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक हायर मॉरल पेडेस्टल पे आ चुका है, डिस्पाइट कि इंडिया ने कोशिश की कि इजलास ये सिक्योरिटी काउंसिल का ना हो, बट वो हो गया। तो हमारा एक हायर मॉरल ग्राउंड है, उसको हमें कैपिटलाइज करें और एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करें, एक जैसे मैंने कहा कि एक इस्लामी ममालिक के तौर पे, एक रीजनल के तौर पे, और हमारी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को, लोगों को भी सेंटेसाइज करें कि वहाँ क्या हो रहा है। और इवन इनसाइड इंडिया जो कि एक सेन आवाज़ें हैं जो कि समझते हैं कि गलत हो रहा है, और वो फिर आपके साथ शामिल हो जाएंगे। जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है, सिख मूवमेंट है, असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, वो सारे उनसे आवाज़ें उठ रही हैं इनके इंडिया के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें कंबाइंड होंगी, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली मेरे अपने ख्याल में इंडिया को जो है मुज़ाकरात की मेज़ पे आना होगा, और इंशाल्लाह कश्मीर का हल निकले। वेरी क्विक क्वेश्चन आप तीनों गेस्ट से,
क्या कोई इंडिया मिस एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि अभी जो हालिया स्टेटमेंट देखते हैं हम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की, और उसमें जौहरी हथियारों की जो बात करते हैं, एक थ्रेटनिंग टूल है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि मिस एडवेंचर होता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखें कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर जो है वो जीती है और पाकिस्तान में अमन वापस आया है। देखें, और हमारी आर्मी, पाकिस्तान इज कैपेबल टू आंसर, और पाकिस्तान के पास जो कन्वेंशनल हमारी कैपेबिलिटी और अनकन्वेंशनल, जिसको हम अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर रेल में ले आते हैं, वो दोनों पोटेंट हैं, दोनों क्रेडिबल हैं। तो इंडिया ने मिस एडवेंचर फरवरी में करके देख लिया और इंटरनेशनली कितनी उनको वो उठाना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो वो हम हर लिहाज से तैयार हैं, अगर करेंगे तो वो मुंह की खाएंगे। और जी एक एडवेंचर और देखिए मतलब हमें जैसे बातचीत हुई, हम वॉर की बात नहीं कर रहे, बट अगर उन्होंने वॉर स्टार्ट की, इम्पोज की, तो उनको इतना डैमेज होगा कि वो पछताएंगे इस बात के ऊपर। सर, आपका क्या चांस है? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ पुट द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन वार्निंग कि अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म का मिस एडवेंचर या फौज कशी की पाकिस्तान के ऊपर जो कोशिश होती है, तो उसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और फिर जिम्मेदारी आप पाकिस्तान के ऊपर ना डालें, एक बात। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की एक डॉक्ट्रिन है जिसको मिलिट्री के इस्लाम में हम कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। तो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का मतलब ये हुआ कि आप प्रोपोर्शनल रिस्पांस देंगे जो इंडिया की तरफ से जो भी एक्शन आएगा। तो इंडिया को किसी भी खाम ख्याली के अंदर ये नहीं रहना चाहिए कि हम एक प्रोवोकेशन करेंगे तो उसका रिस्पांस नहीं आएगा। एक किस्त वो देख चुके हैं इसकी पहले। तो मेरे ख्याल में इंडिया को भी ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम एटमी हथियार चला देंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो मुल्कों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और मेरे ख्याल के अंदर जो हमें इंडियन मासेस को भी अपील करना चाहिए कि क्या जंग या जो जिस किस्म का जुल्म आप कश्मीर के अंदर कर रहे हैं वो क्या आपके फ़ायदे के अंदर है? क्या आप इस इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो दावा रेड फोर्ट के ऊपर जो उन्होंने 14 अगस्त की स्पीच करके, आज़ादी की स्पीच करके मोदी ने किया था, क्या वो इम्प्लीमेंट करने के काबिल भी है या नहीं है? या अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करे तो वी विल बी पुशिंग द रीजन टुवर्ड्स ए अबिस जो जिसके अंदर न्यूक्लियर का इशू भी बड़ा क्लियरली आपके सामने आ सकता है। मैम, योर चांस। देखिए, इंडिया जो है जब से मोदी गवर्नमेंट में आया उसका शुरू से स्टांस रहा है कि हम मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ये देख लें कि जब भी इंडिया वहाँ पर एक्सकलेशन करता है तो हमारी जो फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है, जिसको हम फ़ख्र से कहते हैं कि वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है, वो उसका फुल टर्म जो है वो उसका जवाब देती हैं। और ये चीज़ मैं यहाँ से ये कहूँगी कि इंडिया ये चीज़ जान ले कि अगर उसने कोई भी कदम उठाया है तो पहले भी उन्होंने भुगता है, ठीक है। पहले तो हमने उनके पायलट को पाकिस्तान ने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वो अगर पहल करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, इंडिया कुछ भी कर सकता है, जैसे उनका पहल कर सकता है। अब उसका रिएक्शन क्या आएगा वो हम पे डिपेंड करता है। और हमारे पास क्योंकि जैसे एक फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, उसमें हम कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद जंग इनिशिएट करना नहीं चाहेंगे, बट अगर वो पहल करते हैं उसका हम कैसे जवाब देते हैं, यहाँ पे इंडिया अगर पहल करता है तो पाकिस्तान बिल्कुल कैपेबल है कि उसका रिस्पांस करे। और एक हम कर भी चुके हैं, एक किस पुलवामा की एपिसोड जो हो चुकी है उसमें भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। कश्मीर के इशू पे डिटेल गुफ्तगू हुई, जो कुछ पॉइंट्स हमारे एनालिस्ट ने दिए, स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग का पॉइंट दिया। कन्वेंशनल मेथड को छोड़ के थोड़े से आपको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कदम आगे निकलना होगा, पेच से थोड़ा सा बाहर निकल के खेलना होगा। इसके साथ सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन की बात की गई, सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करें ताकि कश्मीर के इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मजालिम और बर्बरियत की जो वीडियोज़ हैं उससे शेयर करें ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी, लोगों को पता लगे जो दुनिया में कहीं भी अकल रखते हैं वो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए इसी नोट के साथ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।